गुड मॉर्निंग ग्रेड 11, कैसे हैं आप। तो आज बात करने वाले हैं आपसे कुछ रिजिड बॉडी डायनामिक्स की। किसकी बात करने वाले हैं? रिजिड बॉडी डायनामिक्स की। हमने आपसे 11th क्लास में कुछ बातें करी है, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हम आज पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। हमने आपसे 11th में जो बातें करी वो क्या क्या थी? सबसे पहले एक पार्टिकल को चलते हुए दिखाया, उस पार्टिकल का चलने की बात हो गई तो मोशन की स्टडी होने के बाद हमने आपको फोर्स पढ़ाई, फोर्स पढ़ाने के बाद हमने आपको पढ़ाया सर्कुलर मोशन वगैरह, ये सब काइनेमेटिक्स हो जाने के बाद हमने आपको पढ़ाया वर्क पर एनर्जी। क्या पढ़ाया? वर्क पर एनर्जी। इन सभी बातों के बाद हमने आपको ये बताया कि पार्टिकल के अलावा कुछ और भी हो सकता है, पार्टिकल ही नहीं है जहां पर फिजिक्स अप्लाई होगी, बॉडी पर भी अप्लाई हो सकती है। तो बॉडी की शेप मायने रख सकती है, वो रॉड है, वो डिस्क है, या वो रिंग है। समझ में आया आपको? वो स्फेयर है, वो क्यूब है, वो कैसा है। तो इसकी बात भी होगी। हमने सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन कर लिया। फाइनली आज हम पहुंचे हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स पर। मतलब आज इसको रोटेशनल मोशन भी कहते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स को हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं रोटेशनल मोशन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिजिड बॉडी की जो डायनेमिक्स है, रिजिड बॉडी जब चले फोर्स के इन्फ्लुएंस में तो वो डायनेमिक्स है। अब वो घूमे तो रोटेशनल मोशन, चले तो ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आया जी? घूमे तो रोटेशनल मोशन, चले तो ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है जी। अब आगे की बात सुनिए। जब बॉडी घूमने लगेगी तो हमें कुछ अलग डिस्कशन करना पड़ेगा, तो उसी डिस्कशन के लिए आज हम यहां पर हैं और टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हम इस बात की फील लेंगे कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या करता है ये पैरामीटर हमें क्या बताता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई है आपको? तो मैंने कुछ एक समरी देने की कोशिश की है। तो हमने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में रोटेशनल मोशन के अंदर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक है, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या इनर्शिया ही क्या चीज़ है। लो, और बचपन से शुरू करते हैं बातें कि इनर्शिया क्या है। एक बच्चा कहने लगा सर मैं जानता हूं इनर्शिया क्या है। मैंने कहा व्हाट इज इनर्शिया? तो कहने लगा कि सर एक बॉडी अपनी स्टेट में बनी रहना चाहे वो इनर्शिया है। बॉडी विल रिमेन a tendency of a body to remain in its state of rest or motion or direction, कुछ भी, मतलब वो इनर्शिया है। आपको याद आ रहा होगा, टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स स्टेट। समझ में आया आपको? टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स स्टेट, ये बॉडी की टेंडेंसी जो हो, जो बॉडी की टेंडेंसी है वही इनर्शिया को डिफाइन कर रही है। ठीक है जी। अब या आप कह सकते हो रेजिस्टेंस, ये एक तरह का रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स स्टेट, रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स स्टेट। समझ में आया? उसकी स्टेट में जो भी चेंज आएगा उसका अपोज करेगा, जो अपोज होगा बॉडी की तरफ से वो बॉडी का इनर्शिया है। तो इनर्शिया कितने तरीके का हुआ करता था? बोलो जल्दी बोलो। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ करता था, एक इनर्शिया ऑफ मोशन हुआ करता था, और एक होता था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं जल्दी से समराइज करता हूं। रेस्ट मतलब वो है कि बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में, तो रेस्ट की स्टेट में ही बने रहना चाहती है, वो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। एक बॉडी अगर मोशन में बने रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही बना रहना चाहेगी, तो वो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन है। अगर बॉडी पर्टिकुलरली किसी एक डायरेक्शन में चलती जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलती रहना चाहेगी, और वो अपनी स्टेट को मेंटेन भी रखेगी, वेदर इट इज रेस्ट, वेदर इट इज मोशन, और वेदर इट इज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कब तक वो उसी स्टेट में रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। तो हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कह देते हैं, लॉ ऑफ मोशन को। अ बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless some external force does not applied on it। तो ये इनर्शिया था ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, कि कोई बॉडी रुकी है, कोई बॉडी रुकी है, कोई बॉडी चल रही है, और कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, उस डायरेक्शन का इनर्शिया, वो डायरेक्शन भी चेंज करना नहीं चाहती। तो ये सब इनर्शिया है, लेकिन ये सब किसके लिए डिफाइन है? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। बात जब होगी रोटेशनल मोशन की तो इनर्शिया को ही डिफाइन करेंगे किसी और तरीके से। समझ में आया आपको? तो इनर्शिया को ही डिफाइन करेंगे रोटेशनल मोशन के लिए।
मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी है, यहां पे मैं आर्बिट्रेरी कोई भी एक बॉडी बना दी भैया, ये कोई एक बॉडी है, कोई भी आप इसको पत्थर मान लो, रिजिड बॉडी है बस। क्या है जी ये? रिजिड बॉडी। क्या है ये? रिजिड बॉडी। अगर आपको वीडियो की क्लैरिटी कम लग रही तो आप इसको फुल रेजोल्यूशन पर भी देख सकते हैं, बहुत ही कम साइज की वीडियो है ये, ठीक है। तो आप इसको हाई रेजोल्यूशन पर भी देखेंगे तब भी बहुत कम नेट खर्च होगा। ध्यान से देखो, अगर ये रिजिड बॉडी और मान लेते हैं कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूमेगी, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो इसी एक्सिस के अबाउट घूमती रहेगी। समझ में नहीं आया? बता रहा हूं, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर, तो यहां पे इनर्शिया जो डिफाइन होता है वो फिर से 3 फॉर्म में डिफाइन होता है। करते हैं बात, सबसे पहला तो रेस्ट पर है, रेस्ट वाला एज इट इज है, बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया। दूसरी है इनर्शिया ऑफ रोटेशन, अगर वो रोटेशन में है तो वो रोटेशन में ही रहना चाहेगी, इनर्शिया ऑफ रोटेशन हो गया। फिर है इनर्शिया ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनर्शिया ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया आपको? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत ध्यान से सुनो, वीडियो स्किप ना करना, जैसे जैसे समझाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। मुझे आपके टाइम का ख्याल है, लेकिन समझना तो पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप ही, ठीक है। तो अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, अगर कुछ घूम रही है तो वो घूमती ही रहना चाहेगी, अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो उसी एक्सिस के अबाउट ही घूमते रहना चाहेगी। समझ में आया? इसी के रिगार्डिंग एक नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं मैं आपको, छोटी सी वीडियो है, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं उसमें आपको कि कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन का इनर्शिया काम करता है। तो फिलहाल मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इसको मैं कहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया रोटेशनल मोशन में क्या कहा जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया जी? ये कहां पे है? रोटेशनल मोशन में। कहां पर है जी? रोटेशनल मोशन में इसको क्या कहा जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो, सभी बातें मैं रब कर रहा हूं, ये सब प्लीज आपको कुछ देखना हो तो देख लो, ठीक है। तो इनर्शिया अब क्या बन चुका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको मैं मोई के नाम से जानता हूं, मोई, मोई, मोई। चलो सुनो मेरी बात, तो इस रिजिड बॉडी का हमें क्या बताना है? इस एक्सिस, ये एक्सिस है इसका, क्या है जी? ये इसका एक्सिस है। क्या है जी? ये इसका एक्सिस। क्या है ये इसका एक्सिस? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि दरवाजा होता है आपका, मान लीजिए कि आपका दरवाजा ऐसे है, ठीक है, अब वो इस एक्सिस के अबाउट घूमता है। समझ में आया? ये एक्सिस है, अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो आपको समझ में आ रही होंगी बातें। तो ये डोर है, क्या है जी? ये डोर है, ये इसका हैंडल है। तो आप इसको जब घुमाओगे तो ये इसका एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमे वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमती है वो उसका क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है जी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया भैया, और इसको मैं शॉर्ट में XOR लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, रिजिड बॉडी की बात पूरी करने से पहले हमें पार्टिकल का एनालिसिस करना पड़ेगा, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। फिर हम उस पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करके हम यहां पे छोटे जितने भी n पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी बनी है उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके हम क्या कह देंगे कि भैया ये इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सर आप क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैं समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस of a body, resistance offered by the body to its rotational motion, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो घुमाने में कष्ट होता है ना किसी बॉडी को, वो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मैं आपसे कहूं कि आप इमेजिन करो कि इस रॉड को मिड पॉइंट से घुमाने वाले हो, मिड पॉइंट से पकड़ के आप इसको ऐसे घुमाने वाले हो, तो ये वाला आसान है। या आप किसी रॉड को, इसी सेम लेंथ की रॉड को, सेम मास है,
सेम लेंथ है, मैं इसको कहूं कि आपको इसको एंड पॉइंट से पकड़कर ऐसे गोल घुमाना है, तो आप खुद ही इमेजिन करके देख लो कि कौन सा आसान है और कौन सा मुश्किल। अपने पेन को घुमा के मत देखना, वो दोनों तरीके से आसान लगेगा। एक बड़ी सी रॉड उठा के लाओ, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मास हो अच्छा खासा, ठीक है, उसके बाद दोनों पॉइंट से घुमा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मिड पॉइंट से वो आसानी से घूम जाता है, एंड पॉइंट से घुमाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसका मतलब यह है कि एंड पॉइंट से घुमाने पर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा आएगा और इस मिड पॉइंट से घुमाने पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। तो ये है रिजिड बॉडीज। ये क्या है? रिजिड बॉडीज। लेकिन रिजिड बॉडी तक जाने से पहले हमें एक छोटा सा एनालिसिस करना होगा जो पार्टिकल्स के लिए डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल revolving around a fixed axis। समझ में आया? ये हेडिंग है आपकी। तो मान लीजिए ये एक्सिस है, क्या है भैया? एक्सिस। मैंने इसको क्या कह दिया? एक्स एक्स डैश, ये एक्सिस है और यहां से धागा बांधा और धागे से बांध दिया एक पार्टिकल जिसका मास है m। समझ में नहीं आया? ये आ गया आपका m मास का पार्टिकल। समझ में आया भैया? तो इसको मार्क कर दिया हमने। देखिए जी, इसको मार्क कर दिया हमने कि ये स्मॉल r है और ये इसका मास m है, ठीक है। अब आपको घुमाना है इसको ऐसे। समझ में आया? तो ये ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमेगा घूमेगा, समझ रहे हैं ना आप? ये ऐसे घूमेगा 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 घूमेगा, ऐसे जाएगा और फिर यहां से ऐसे कुछ वापस आ जाएगा। समझ में आया आपको? ये ऐसे कुछ वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड और यू कैन से रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल I। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। आप खुद इमेजिन कर लो कि 1 मीटर के रेडियस पर आप एक बार 1 kg का ऑब्जेक्ट गोल गोल घुमा के देखो और एक बार आप 5 kg का घुमा के देखो, आपको किस में ज्यादा दिक्कत होगी? भैया 5 kg को घुमाने में ज्यादा दिक्कत होगी, बोलो हाँ या ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। और एक और बात समझो, एक बार आप उसको 1 मीटर, क्या बोला? एक बार उसको 1 मीटर के रेडियस में घुमाओ वही 5 kg को, और एक बार 10 मीटर के रेडियस में घुमाओ, तो कितना दिक्कत हो रही है, कितना आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें पता लगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कहा जा रहा है आपको ऑब्जर्वेशनल बेस्ड कि वो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। क्या बोला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर कौन है भैया? आर कौन है? वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल from a fixed axis। तो उसके स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं इनको क्लब कर दूं, कंबाइन कर दूं, इन दोनों बातों को उठा के कंबाइन कर दूं, ये कौन है? मास है। ये कौन है? मास। और आर को मैंने डिफाइन कर दिया, ये रहा। समझ में आया जी? तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आई क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप I इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? KMR स्क्वायर। और एक बात समझ जाओ कि यहां पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि K क्या है? 1 है। K क्या है? 1 कांस्टेंट है और K इक्वल्स टू 1 है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। क्या है? एक्सपेरिमेंटली। सर ये बहुत जगह कही जाती है बात, मुझे तो समझ में नहीं आती है एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड मतलब। तो ये आपको कंफ्यूजन है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया और फिर मेजर की चीजें,
ठीक है, आपने m को रखा एक स्पेसिफिक वैल्यू, r को रखा और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेक किया, तो k 1 है, मतलब k कोई नहीं भी है, 1 वैल्यू होगी तो भी चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है इनको, ठीक है। तो अब आपका जो कंक्लूजन है आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए वो ये है कि अगर किसी एक्सिस से m मास का पार्टिकल r डिस्टेंस पर घूम रहा है, r डिस्टेंस पर घूम रहा है, समझ में आया? सेंस ऑफ रोटेशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, आप चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और चाहे इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट x डैश एक्सिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सर आप क्या बोल गए, ध्यान से सुनो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m, क्या बोला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m रोटेटिंग अबाउट x डैश एक्सिस, समझ में आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m रोटेटिंग अबाउट x डैश एक्सिस, तो ये क्या आ गया? mr स्क्वायर। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। क्या देख लेते हैं भैया? प्रॉपर्टीज। क्या देख लेते हैं? प्रॉपर्टीज। तो लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से सुनिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट की बात करनी है मुझे सबसे पहले इसकी। हाँ, तो यूनिट के बारे में क्या बात होगी? यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पर और आर स्क्वायर पर। तो मास के लिए क्या आ जाएगा? kg, और आर स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो kg मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरी बात समझ में आई है आपको? दूसरी बात ये, अच्छा ये एसआई यूनिट है। हाँ, ये क्या है? एसआई यूनिट है। अगर आप सीजीएस देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगी? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। समझ में आया? अब उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने सुना होगा एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर, समझ में आया? लेकिन ये है टेंसर। ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। कैसी है? टेंसर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन तो होती है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायरेक्शन तो होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी हो गई? टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी हो गई? टेंसर क्वांटिटी। समझ में आया आपको? तीसरी बात, अलजेब्रिक एडिशन पॉसिबल है। क्या कहा? अलजेब्रिक एडिशन इज पॉसिबल। क्या कहा? अलजेब्रिक एडिशन इज पॉसिबल। सर ये मेरी समझ में नहीं आया है। मैंने कहा अभी आ जाएगा। अलजेब्रिक एडिशन इज पॉसिबल। ध्यान से देखिए कि मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, x डैश एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पर एक पार्टिकल है m1 जो कि r1 डिस्टेंस पर घूम रहा है, और एक पार्टिकल है m2 वो r2 डिस्टेंस पर घूम रहा है। आप चाहे एक को क्लॉकवाइज घुमाएं, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है? दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएं, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, इट डजंट मैटर, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश एक्सिस इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो रहा है। अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते I1 और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते I2, तो ये I1 और I2 का एडिशन है। समझ में आया? तो अलजेब्रिक एडिशन पॉसिबल है। वेक्टोरियल एडिशन समझ रहे होंगे आप, वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो सब नहीं यूज होंगे, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ में आया आपको? तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व होता है। तो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी? तो बात कर रहे हैं आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 और मोर पार्टिकल सिस्टम। यहां पार्टिकल से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम पॉइंट मासेस की बातें कर रहे हैं। पार्टिकल मतलब किसकी बातें कर रहे हैं? पॉइंट मासेस की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या आपको?
पार्टिकल मतलब पॉइंट मासेस, पॉइंट मास। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने जो रख रहा हूं, ये एक्सिस है हमारा, ये कौन है, ये है एक्सिस एक्स एक्स डैश, ठीक है। और यहां पर मैं एक ट्राइंगल एज्यूम करता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एज्यूम करता हूं मैं। कलर चेंज करता हूं, एक सेकंड प्लीज। देखिए ये एक पार्टिकल मान लिया m1, ये एक पार्टिकल मैंने मान लिया m2, और ये एक पार्टिकल मैंने मान लिया m3। समझ में आया आपको? अच्छा ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मैं सबसे पहले आसान वाला ही कराता हूं आपको। हाँ जी, ये स्क्वायर है, क्या है ये, स्क्वायर है, ए साइड का स्क्वायर है, और ये 4 पार्टिकल मैंने इन्हीं पहली फुर्सत में आपको 4 पार्टिकल वाला सवाल करवाने की सोच ली, m2, m3, m4। तो एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ के आए हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, हाँ या ना? तो यहां पर अब आपको कहा जा रहा है फाइंड नेट आई अबाउट एक्स एक्स डैश। समझ में आया? तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देखते भैया, आइए हमारे साथ देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए भैया, बहुत मजेदार सवाल है, देखिए देखिए देखिए। तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि मुझे हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो ध्यान से सुनिए, I1 कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स डैश एक्सिस, या रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस। तो एक बच्चे ने कहा सर m1 r1 स्क्वायर में r1 तो 0 हो गया। मैंने कहा वो कैसे, कि m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से 0 है। तो मैंने कहा फिर I2 क्या लिखोगे? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि a साइड का स्क्वायर है, तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा m2a स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, I2। फिर उसके बाद I3 की जब बात करोगे तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a है, अगर ये a साइड के स्क्वायर है, रेगुलर स्क्वायर है, ये भी a है। समझ में आया आपको? ये भी a है। तो m3a स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन m4 की जब हम बात करेंगे तो r4 फिर से 0 हो गया, r4 फिर से क्या हो गया, 0। बाबा r4 वो डिस्टेंस है जो पार्टिकल m4 का, पार्टिकल 4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से। समझ में आया? तो ये वाला और ये वाला हो गया कैंसिल, तो नेट क्या रह गया, सिर्फ m2a स्क्वायर प्लस m3a स्क्वायर, और यू कैन से m2 प्लस m3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट। समझ में नहीं आया? और अच्छा सवाल कराता हूं, रुको, इसको पॉज करके नोट कर लेना, हम अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है? तो भैया देखिए एक और सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एक और सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये है एक्स एक्स डैश एक्सिस, आपका क्या है जी, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसको थीटा एंगल पर रोटेट किया जा रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे कोनिकल पेंडुलम टाइप्स। याद आया कुछ? चलो अच्छा छोड़ो, बैलिस्टिक पेंडुलम भी बोलते थे आप इसको। मतलब ऐसे सर्कल में घुमाया जा रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पे घुमाया जा रहा है, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड एक्स एक्स डैश, फाइंड आई एक्स एक्स डैश, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट अबाउट एक्स एक्स डैश। समझ में आया? तो ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ इतना सा पता है कि एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। आर क्या है? एक्सिस से पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आज एल है क्या? आज एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एल साइन थीटा। सर मुझे ये समझ में नहीं आया। देखो ये वाला क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। वही तो है ये। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? एल साइन थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज एम एल स्क्वायर नहीं, एम आर किसके इक्वल हो गया? एल साइन थीटा के इक्वल हो गया। एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
समझ में आया जी? ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। और भी सवाल हैं, आप फिक्र क्यों करते, मैं करवाऊंगा आपको। देखो इधर एक और क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। अच्छा भैया एक बात लिख लेना यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं वो बोल तो रहा था लेकिन आपको लिखाना भूल गया। फोर्थ पॉइंट पे आप क्या लिख लेना, 1 ये रहा, 2 ये रहा और 3 ये रहा, 4th ये रहा। तो फोर्थ वाले पॉइंट पे आप क्या लिख लोगे, अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब मैं उसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाऊं और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं भैया, आंसर कोई चेंज नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन सेंस ऑफ रोटेशन। समझ में आई बात? ठीक है, वापस हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखिए भैया, ये सवाल है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये और ये। समझ में आया आपको? तो जब इसको हम अच्छा सबके इक्वल मासेस हैं, m मास है, m मास है, m मास है। अभी अभी जो मैंने सवाल कराया उसी से रिलेटेड है ये। एक पार्ट हम ये करेंगे और एक पार्ट हम ये करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। जब मैं यहाँ पर आई नेट और क्वेश्चन सेम है आपके लिए, आई नेट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? आई नेट कैलकुलेट करना है। तो इसको आप पार्टिकल 1 मान लो, इसको आप पार्टिकल 2 मान लो और इसको आप पार्टिकल 3 मान लो। समझ में आया? तो होगा क्या, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और बच्चों को दिख रहा होगा पार्टिकल 1 जो है उसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 एक्सिस से, उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0। तो यहां पर I1 क्या आ जाएगा? I1 0 आ जाएगा। I1 क्या आ जाएगा? बोलो 0। आई नेट किसके इक्वल है? हर पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल है। तो I1 क्या आ गया? I1 आ गया 0। I1 इज 0। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0। उसके बाद जब आप M2 को देखोगे तो ये A कितना है? देखो ये 60 डिग्री, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? A cos 30। तो I2 की जब मैं बात करूंगा तो M इंटू A cos 30 का स्क्वायर, और I3 भी यही आने वाला है। देखो I3 भी यही आने वाला है, M A cos 30 स्क्वायर। समझ में आया? अब आप इसको ऐड कर दो, आंसर मिलेगा। cos 30 कितना होता है? सर मुझे cos 30 नहीं आता, मैं क्या करूं सर, मैं मर जाऊं क्या? नहीं 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 भाई, याद करो इसको। M A स्क्वायर 3/4, 3/√2 होता है ना, सॉरी √3/2 होता है ना। तो कितना हो गया ये? 3/4। अच्छा इसका भी अभी क्या कर दो आप? ट्वाइस कर दो। इसका भी क्या कर दो? ट्वाइस। क्यों? क्योंकि I2 और I3 इक्वल हैं। समझ में आया? तो ये तो आंसर हो गया इसका। फाइनली आप इस वाले सवाल को देखो तो आपके मन में क्या बात आ रही है कि मैं सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा, ऐड कर दूंगा, यही करूंगा एग्जैक्टली। तो ये वाला कितना हो जाएगा? A cos 45 कितना हो जाएगा? A cos 45। और ये वाला कितना हो जाएगा? ये डायगोनल कैलकुलेट करो, ठीक है। इस वाले पार्टिकल के लिए डिस्टेंस पता लग जाएगा और इस वाले पार्टिकल की डिस्टेंस यही है A cos 45, और इस वाले के लिए 0 है। सबको ऐड कर दो, आंसर मिलेगा। आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताओ। तो ये था पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे, मजा आएगा। चलो बाय बाय, सी यू सून, एंजॉय।